नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज से मैं आपके लिए 10-10 मिनट के कुछ टॉपिक लेकर आऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक है कि भारत का संवैधानिक विकास। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, ब्रिटिश कंपनी के अधीन विकास और ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास। पहला है ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो विकास शुरू हुआ था वो था 1773 के एक्ट से शुरुआत हुई थी और मैं आज इसी को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। और ब्रिटिश जो क्राउन था वो 1858 के एक्ट से शुरुआत हुई थी। चलिए बात करते हैं 1773 के एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटिश कंपनी आखिर यहाँ आई क्यों। तो EIC की जो स्थापना थी वो हुई थी 1599 में। 1600 में एलिजाबेथ ने भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इनको 15 वर्षों का अधिकार दिया ब्रिटिश कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी भारत आई, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे यहाँ पे धन लूटना है और व्यापार करना है। स्पष्ट उद्देश्य था। धीरे धीरे जब ये आर्थिक रूप से सशक्त हो गए, बल्कि यह भी कहा जाता है कि डुप्ले को जो चाबी ना मिली वो क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ ली। यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। बंगाल उस टाइम पे बहुत समृद्ध प्रदेश होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा यह सभी एक ही थे। तो फिर क्या हुआ कि जब आर्थिक रूप से सशक्त हो गई ब्रिटिश कंपनी तो यह राजनीति में घुसने लगी। तो आपको याद होगा 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध बोलते हैं निर्णायक युद्ध था। इसमें अंग्रेजों ने सबको मिलकर जो जितने भी लड़े थे उन सबको हरा दिया। फिर 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। बस वहां से शुरू हुई लूटपाट, द्वैत शासन EIC का। EIC ने बहुत लूट मचाई और यकीन मानिए 1772 में मतलब ऐसा बोला जाता है कि EIC बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गई। और जब वो ब्रिटिश सरकार के पास गई, इनकी संसद के पास गई कि हमें ऋण चाहिए, तो एक तरह से उन लोगों को एक आश्चर्यजनक बात लगी कि ये तो इतनी समृद्ध है ब्रिटिश कंपनी और इसके कर्मचारी तो बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन EIC को पैसा चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मचारी लूटपाट कर रहे थे, अधिकारी बहुत लूट कर रहे थे और EIC को तो वो दे ही नहीं रहे थे। EIC तो कमजोर होती जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर इसी को ही जो समिति, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया ना, एक समिति बनाई और इसकी जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी एक लॉर्ड नॉर्थ, एक सदस्य थे लॉर्ड नॉर्थ। उसको सरकार ने वो दी कि आप जाइए और जांच कीजिए। तो लॉर्ड नॉर्थ ने फिर 1773 में सरकार को एक रिपोर्ट दी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक रखा 1773 में अपनी संसद में, और वही जो विधेयक था वही एक तरह से जो एक्ट बनकर हमारे सामने आया वही था 1773 का एक्ट। अब उसकी ये तो हुई एक तरह से 1773 के पृष्ठभूमि। अब हम करते हैं उसकी विशेषता। सबसे पहली विशेषता है प्रशासनिक विशेषता। इसमें दो पार्ट में बांटा गया था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? जिनका शेयर था, यानी कि जिनका कंपनी में शेयर था, एक तरह से वो मालिक थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो निदेशक मंडल था। तो जो निदेशक मंडल के जो सदस्य थे वो कौन चुन रहे थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में जो मालिक थे, जो शेयर धारक थे, वही चुन रहे थे सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। उनकी जो क्या करती थी, भारत में कार्यों को देखती थी, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष का था। और जिनका अध्यक्ष होता था वो लंदन में रहता था और एक उपाध्यक्ष भी होता था। और बोला गया था कि प्रतिवर्ष 1/4 सदस्यों की क्या होगी, नियुक्ति होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एक और विशेषता थी जो सबको पता होगा। इससे पहले क्या था ना कि जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर कहलाता था। 73 के एक्ट से, यानी कि जो 73 के एक्ट के 74 से शुरू हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो यानी कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। और अगर बोला जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो वो होगा क्लाइव। याद रखना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाई गई, उसमें 4 सदस्य उसकी सहायता के लिए रखे गए। और वो 4 सदस्य फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो भी फैसला होता था वो बहुमत के आधार पर होता था। यानी कि जो काउंसिल होगी, गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी, उसमें जो भी फैसला होगा वो सब मिलकर है कि बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। और जिनका कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था। ये हो गई परिषद के बारे में। और एक और फैक्ट है कि जो 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे।
और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए गए, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। और लेकिन इसमें क्या था ना कि इसके बाद भी आप लंदन में प्रिवी काउंसिल में क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे हार गए तो आप दोबारा भी कर सकते थे अपील, कहाँ, लंदन के प्रिवी काउंसिल में। और एक और विशेषता है इसकी 73 के एक्ट की, इसमें क्या हुआ ना, प्रेसिडेंसी व्यवस्था की गई कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी को एक तरह से वरीयता दी गई। इस एक्ट में जो था, कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उसको वरीयता दी गई। अच्छा, इसका महत्व क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का जो महत्व था वो था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। और जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे थे, उन पर अंकुश लगाना, ठीक है ना, यही था। लेकिन मैं अगर इसके दोष बताऊं इस एक्ट के, तो सबसे पहला दोष ये था ना कि स्पष्टता नहीं थी। जैसे मैंने आपको बोला कलकत्ता, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी की व्यवस्था की गई, कलकत्ता को वरीयता तो दी गई, लेकिन एक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कलकत्ता का जो गवर्नर था, एक स्पष्टता नहीं थी, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं। एक तरह से फिर एग्जीक्यूटिव और न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई स्पष्टता नहीं थी उसका निर्णय, एक तरह से उसके बाद भी आप अपील कर सकते हो लंदन के प्रिवी काउंसिल में। तो इसमें बहुत सारे दोष थे। तो ये सब मैंने आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने के लिए शुरुआत की है मैंने स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में। और अगली बार नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एक्ट है उसका आएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।